नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज हम लोग क्विज में क्या करेंगे कि आज घटना चक्र के इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास में कौन सा चैप्टर बाबू? तक कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन, यानी आधुनिक भारत का ही पार्ट है यह कैबिनेट मिशन योजना जो है ना। इस पर हम लोग आज पूरा के पूरा डिटेल में सॉल्यूशन जानेंगे और इसके बारे में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे। सुनिएगा, ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया था। यानी कहने का मतलब है बाबू कि इटली के नेतृत्व में इटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था बाबू? नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था और नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया था। यानी कहने का मतलब बाबू कि 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव, उस समय भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया था और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। यानी कैबिनेट मिशन का गठन के बात करें तो 19 फरवरी 1946 को हुआ था और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। समझ में आ गया? अच्छा सर, इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। तो जो अगर इसमें ये तो लड़का जनरली रटा रहता है दोस्त, यह जनरली रटा रहता है कि सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में भारत आए थे 24 मार्च 1946 को। लेकिन पूछ देगा कि इसमें नौसेना मंत्री कौन थे, तब लड़का फंस जाता है। पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन में आए सदस्यों में से कौन नौसेना मंत्री थे, अब तो ऊपर नीचे तकने लगेगा। खाली हल्का सा पुश किया क्वेश्चन अंदर में। समझ में आ रहा है? तो एबी अलेक्जेंडर जो थे ना, वह नौसेना मंत्री थे। अच्छा सर, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब पूरा कैबिनेट मिशन के ही अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के ही अध्यक्ष थे। समझ में आ गया क्या? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधार स्थापित करना, यानी संवैधानिक सुधार को लागू करना। खुद ही कहते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। इसने क्या किया कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाव दिया कैबिनेट मिशन कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होना चाहिए। प्रांतों के अथवा छोटे बड़े गुटे बनाने की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। इसने क्या किया कि प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब, स 3 श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा था। अ, ब, स 3 श्रेणी में प्रांत को विभाजित करने के लिए कहा था। कौन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, अ, ब, स। ठीक है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? तो भारत की एकता बनाई रखी जाए। यानी सुनना, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। प्रस्ताव का घोषणा कर दिया मई में, मार्च में आया, मई में घोषणा किया प्रस्ताव के कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे, पहला भारत की एकता बनाई रखी जाए। इसका प्रस्ताव में कौन था? तो भारत की एकता बनाए रखी जाए। अच्छा, दूसरा था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए। यानी जो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग किया जा रहा है उसको ठुकरा दिया जाए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। मुस्लिम लीग अगर करता, ठुकरा देता तो इस सब में विवाद हो जाता। अब वहीं हुआ था कैबिनेट मिशन में, इसका बहिष्कार हुआ। सुनिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मांग की ठुकरा दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। यानी इन लोग का कहना था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें भी शामिल होंगी।
अच्छा, चौथा क्या था? तो संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। यानी इस सब का कहना था कि जो संविधान सभा के गठन है ना, वह प्रांतीय विधानसभाओं तथा जो भी देशी रियासतें के सदस्य हैं उस सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। यानी कैबिनेट मिशन ने 1946 में जो गठित हुआ था उसने क्या किया था? कैबिनेट मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरीके से थे। कहाँ हैं? महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत एक रहे, इसमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसका विभाजन न हो, हमारे देश का विभाजन न हो। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन था ऑलरेडी कैबिनेट मिशन योजना में, लेकिन मुस्लिम लीग इससे क्या थे? नाराज थे। काहे कि वो तो अलग डिमांड था उस सब का, चरम सीमा पर पहुंच गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब ये कैबिनेट मिशन 1946 में बाबू आया था ना भारत में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे युवा व्यक्ति कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके पत्रिका का नाम अल हिलाल पत्रिका है। अल हिलाल विंग्स ऑफ फायर किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है जी। सुनिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता तो बताइए। पैथिक लॉरेंस। पैथिक है, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कहिए, नेतृत्व किए थे। मेन लीड में कौन थे? मुख्य व्यक्ति कौन थे? प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सारा के सारा कौन हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। पौथिक बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नौसेना का अध्यक्ष पूछेगा कि कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? बताइए। स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वह क्या थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, बेवेल। लॉर्ड बेवेल सदस्य नहीं था। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था बाबू? 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन भारत में आया था? तो कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था, फरवरी 1928 में। नवंबर 1928 में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु। कोई दिक्कत? 17 नवंबर 1928 को। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। सुनिए, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। खाली यही सब क्वेश्चन भरा है बाबू, ये सब तो आप बता दोगे। सुनिएगा, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण किसके बारे में कहा जा रहा है? तो कैबिनेट मिशन के बारे में। कोई दिक्कत है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सुनिएगा, सही कथन सुनिएगा। प्रांतीय समूहीकरण, यह चाहता था कि भारत एक संघ के रूप में रहे। प्रांतीय समूहीकरण, ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी ये भी चाहता था कि भारतीय सदस्य वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल सरकार हो। अच्छा सर, संविधान निर्माण का अधिकार हो,
संविधान निर्माण का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही मिला कि आप संविधान निर्माण कीजिए। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बाबू? कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, कब बना था? 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में ही नहीं कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के पद पर रहे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और लॉर्ड वेवेल योजना 1945 में आया था। दोनों से वार्ताएं किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरीका से पक्ष में थे। कोई दिक्कत? चलिए आइए संविधान सभा 1946। संविधान सभा 1946 स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। सुनिएगा मामला क्या था, सुनिए। यानी कांग्रेस ने दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार में आया था और एम.एन. राय ने संविधान निर्माण के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया था। तो सवाल कह रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने कब? 1936 में इसने अपना विचार व्यक्त किया था कि संविधान की निर्माण हो। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ऑप्शन में है कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इसने संविधान निर्माण की कोई बात नहीं की गई थी। वेवेल योजना 1945 में, इसमें भी कोई बात नहीं किया गया था। राजा जी फार्मूला, इसमें भी कोई बात नहीं किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना ही इसका सही आंसर होगा। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुनना था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब बाबू? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। यानी संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किसको चुना गया बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सीवान जिला, बिहार में। बिहार के सीवान जिला में हुआ था। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय। इनको चुन लिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कि आप वर्तमान में क्या रहिए? अध्यक्ष पद पर आसीन रहिए 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जो ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे कौन बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन सुनिएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यानी प्रांतीय सभाओं द्वारा 1946 में भारतीय संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, सुनिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए।
आराम से समझा रहा हूँ। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में गठित हुआ। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया। मई में अपना रिपोर्ट सौंपा। 16 मई को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। कौन? कैबिनेट मिशन। अच्छा, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट सौंप दिया तो अब चुनाव कराया। और चुनाव किस लिए कराया? तो संविधान सभा के निर्माण हेतु। और उसमें कौन भाग कौन उसमें किसको चुनना था? तो प्रांतीय सदस्यों द्वारा चुनना था। और उसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता था, यानी चुना जाना था। तो सर हुआ था क्या कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्य। कई बार डेटा पूछता है कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों के लिए? तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस इसमें 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। और 296 सीट में बाबू 208 गो कांग्रेस जीत लिया, 73 केवल मुस्लिम लीग जीता और 15 अन्य दल जीते थे। मोहम्मद अली जीना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी मोहम्मद अली जो जीना थे ना, भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई दिल्ली में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यानी अंगीकार कब किया बाबू? तो 26 नवंबर 1949 को। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन यानी 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसी दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत में आया था। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर। कौन बाबू? जीवी मावलंकर ने क्या किया था कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का संभाला था। कौन? तो जीवी मावलंकर। यानी ठीक है, चलिए आइएगा अब। चलिए, पीली क्रांति कब शुरू हुआ था बाबू? पीली क्रांति 1986 से 87 में, ठीक है, तक चला था। इसका जनक सैम पैत्रोदा थे। सैम पैत्रोदा थे। पीली क्रांति के जनक कौन थे? सैम पैत्रोदा। अच्छा, माचू पिचू कहाँ स्थित है? पेरू में। माचू पिचू पेरू में स्थित है। अब पेरू के राजधानी बाबू लीमा। पेरू के लीमा। अब पेरू कौन कॉन्टिनेंट में देश है, यानी किस महाद्वीप का पेरू देश है? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक, दक्षिण अमेरिका में पेरू है। इसमें बताइए, पीली क्रांति की शुरुआत कौन पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। यानी पीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के वकालत करने गए थे। 1893 में महात्मा गांधी। सेज की स्थापना कब हुआ था बाबू? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नीली क्रांति की शुरुआत कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही। या पीली क्रांति का संबंध भी पीली क्रांति की शुरुआत भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पीली क्रांति का संबंध है दलहन तिलहन उत्पादन से, और नीली क्रांति का उत्पादन किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध पूछेगा तो टमाटर और झींगा मछली के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का झींगा मछली से गुलाबी क्रांति का संबंध है। सर लाल क्रांति का प्याज। ठीक है। ये भी आता है कौन? मांस उत्पादन भी आता है। मांस भी लाल क्रांति के तहत ही आता है। ठीक है।
देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1950 में हुआ था। कब बाबू? 1950 में। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी थे। देखिए पीली क्रांति का जनक सैम पैत्रोदा थे, तो नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधारी थे जी, चौधरी नहीं चौधारी। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुआ था। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। फसाई के जिस दुकान का दर्जा मिल जाएगा, मिठाई वाला दुकान, ये सब खाद्य पदार्थ का दर्जा मिलता है, तो फसाई के दर्जा जिसको मिल गया वो व्यक्ति क्या करेगा कि वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ खाइएगा तो उसका जो मूल्य प्रिंटेड है, जिसका नियत है, जितना मूल्य कांस्टेंट है कि इतना पर आपको बेचना है, तो उतना ही पर आपको चीज़ मिलेगा, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। क्वालिटी या प्लस क्वांटिटी दोनों इक्वल मिलेगा, और प्लस में मनी भी ठीक ठाक लगेगा। ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा, आपको क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों सही मिलेगा। खुद ही कहते। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यानी एडम स्मिथ अपना परिभाषा देते हैं कि अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया था 1776 में। कई बार पेपर में पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र से है। कब लिखा था? तो 1776 में प्रकाशित हुआ था। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा कि रॉबिन्स की परिभाषा, किसकी? रॉबिन्स की परिभाषा। रॉबिन्स की परिभाषा क्या कहता है बाबू? तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यह किसका है बाबू? तो रॉबिन्स का है। रॉबिन्स ने ही पुस्तक लिखा था, इनकी प्रसिद्ध रॉबिन्स की पुस्तक है एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, आइए चलिए देखिए, आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। आर्थिक आधारभूत संरचनाएं कहने का मतलब जैसे हो गया वित्त, यातायात, ऊर्जा, संचार, ये सब जितना हो गया बाबू, ये सब आर्थिक आधारभूत संरचनाएं हो गया। आर्थिक का मतलब होता है मनी से, पैसा से, लेन देन से। आधारभूत संरचना के मतलब जैसे वित्त हो गया, वित्त व्यवस्था यानी पैसा का लेन देन करना। यातायात, बस गाड़ी चलना। ऊर्जा के कहने का मतलब का, आप कोई चीज़ जैसे बिजली दे रहा है तो वो हमसे पैसा ले रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आर्थिक साधन हुआ ना। और संचार कहने का मतलब हेलो मौसा ठीक बड़ा, फोन लगा देनी, तो कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन कहने का मतलब है संचार। तो इस सब में भी मोबाइल बिना रिचार्ज करे बात हो जी, कोई दिक्कत है? करावही के पड़ा था। तो इस सबका आर्थिक आधारभूत संरचना है। अच्छा सर, गैर आर्थिक संरचनाएं कैसे है? तो शिक्षा जो बा, हम अभी फ्री में शिक्षा देता नहीं, पैसा मिला था नहीं के मिला। या आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो पैसा नहीं ना मंथली मिल रहा है महीना, एक बात कर रहा हूँ। वो शिक्षा आप पढ़ाना अलग टीचर है कि टीचर पढ़ा रहा है तो वो ले नहीं रहा है, अब कहिएगा वो नहीं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो कोई मंथली इनकम आ नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं ना आप पढ़िए हम पैसा महीना दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए, नागरिक सेवा स्वास्थ्य। नागरिक के आप सेवा करिएगा, कोई बूढ़ के गिर गई है उठा दीजिएगा, दवाई करा दीजिएगा, तो वो पैसा लीजिएगा थोड़े ना। ठीक है, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा और स्वास्थ्य आप कीजिएगा, तो ये सब क्या हो गया? गैर आर्थिक संरचनाएं हो गया। समझ में आ गया ना? देखिए, अर्थशास्त्र दो प्रकार के होता है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो सुनिएगा, समष्टि में मतलब कि सभी का लेकर चलना, बहुत आसान में बता रहा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब कि सभी को लेकर एक साथ। जैसे इस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य विकास स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें कोई एक पर्सनल आदमी का बात हो रहा है? पर्सनल आदमी के एक व्यक्ति का बात हो रहा है? इसमें सभी के फायदे के लिए या सभी के लिए एक नियम बन रहा है? नहीं। राष्ट्रीय आय का आकलन तो सभी के मिला के किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र बाबू, तो इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे सुनिएगा, विशेष व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति के बारे में,
परिवार, कोई एक परिवार के बारे में आप अवलोकन कर रहे हैं। फर्म, कोई एक फर्म के बारे में, उद्योग के बारे में, विशेष श्रमिक, कुल राष्ट्रीय आय, सकल उपभोग, कुल बचत, तो ये सब का होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है बाबू, विकसित है कि अविकसित है कि विकासशील है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगर और पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है कि पूंजीवादी है कि समाजवादी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखिए, विकसित, आप विकासशील अविकसित, सुनिएगा, विकसित उसे कहते हैं जो ऑलरेडी विकास कर चुका हो, पहले से ही विकास कर चुका हो, या जिस देश का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक हो यानी ज़्यादा हो, वो सब देश किस में आता है, विकसित देश में आता है, यानी डेवलप्ड कंट्री में आता है। अच्छा सर, विकासशील देश किसे कहते हैं? वैसा देश जो अभी विकास की तरक्की पर है, विकास की यानी कहने का मतलब विकास अभी कर रहा है, पर कैपिटा इनकम उसका बढ़ रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय उसका जो दर है वह बढ़ रहा है, वह देश विकास कर रहा है, तो समझिए विकासशील देश है। तो भारत, चीन, ये सब कैसा देश है? विकासशील देश है। अविकसित देश, वैसा देश जो काफ़ी पिछड़ा है, जैसे युगांडा, केन्या, ये सब जो अफ्रीका कंट्री के बहुत सारा देश है, इथियोपिया, ये सब बहुत सारा देश जो है ना, ये सब बहुत गरीब देश है, अविकसित है, यानी विकसित नहीं है, नहीं विकास कर रहा है, तो वो सब देश को अविकसित देश कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब का जो सरकार हो गया ना, यानी वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। काहे सर? काहे कि वहाँ के पर कैपिटा इनकम एक तो अधिक है हर व्यक्ति का, दूसरा में कि वहाँ पर जो है ना पूंजी का जो स्वामित्व यानी मालिक जो होता है वह एक खास व्यक्ति के हाथों में होता है। जैसे ये कलम है तो इस पर मेरा अधिकार है, हम जितना रुपया में इसको बेच दें, जितना रुपया में हम बेच दें। जैसे ये पेन मान लीजिए हमको 4 रुपया में आज हो गया है ना, अगर ये सपोज कीजिए कि अगर भारत का गवर्नमेंट अगर इसको ना इशू करता है कि इसको 4 रुपया तक ही बेचिए, तो कोई व्यक्ति इसको 8 रुपया में भी बेचता, कोई व्यक्ति 10 रुपया में भी बेचता। तो जिसके पास ये पेन रहता उतना रुपया में बेचता, उसका वो खुद का मालिक था, उसका कोई बोल नहीं सकता है, कोई दिक्कत है। लेकिन आज के डेट में है कि जैसे आप ये थी कीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका मनमानी नहीं चल सकता है। बात क्लियर है? अब सर सुनिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे यूएसएसआर था ना, यानी जो संयुक्त संघ था, संयुक्त सोवियत संघ था, तो यह यूएसएसआर जब था तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था था। कैसी अर्थव्यवस्था था भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण जो किया जाता है वहाँ पर सभी वस्तुओं के द्वारा किया जाता है, सभी वस्तुओं के द्वारा नहीं, यानी समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, यानी समाज के द्वारा जो चुने गए नेता मंत्री होते हैं ना, उसके द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत है किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कोई डाउट? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो समाजवादी हो गया। समाजवादी का उदाहरण कौन है बाबू? रूस। रूस में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिला हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पर कुछ पूंजीवादी भी है और कुछ मिश्रित समाजवादी भी है। जैसे सर मान लीजिए टमाटर का मूल्य या प्याज का मूल्य आज उछाल मारने लगे तो तुरंत सरकार का जवाबदेही हो जाएगा कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं कि इतना रुपया महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा? सरकार कहेगा कि अरे तू स्टॉक रखेगा, तू अपना स्टॉक रखेगा, इसीलिए ब्लैकमेलिंग पर क्या करता है कि सीबीआई छापा मारता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब ब्लैकमेलिंग किया जाता है, ब्लॉक रखा जाता है। जैसे खाद हो गया, आपको बता रहा हूँ, तो खाद का जो स्टॉक है वो घर में गांज के रखेगा, मार्केट में बहुत कम सप्लाई करेगा, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मचेगा, तो आदमी ज़्यादा पैसा बढ़ा के खाद खरीदेगा। तो अब क्या करेगा कि स्टॉक में है, जबकि मार्केट स्टॉक में वो गांजा हुआ है, ठीक है, एक एक आदमी 3-4 गो स्टॉक बनाकर अपना रखते हैं कि ताकि भाव बढ़ेगा तो हम उधर से सप्लाई करेंगे। समझ में आ गया बात ना? तो यहीं आजकल बड़े बड़े गोदाम बना कर यहीं स्टॉक मार्केटिंग हो रहा है। तो ये इस पर समझ मिश्रित अर्थव्यवस्था में है कि वो सरकार उस पर कहेगी कि अरे तू खुद से उत्पादन किए, ठीक है, हम मानते हैं तुम्हारा चीज़ है,
लेकिन तुम स्टॉक नहीं कर सकते हो। ऐसा हमारे देश के कंट्री में ऐसा व्यवस्था है। समझ में आ रहा है ना? तब जाके वहाँ से स्टॉक छुड़ाएगा तो वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो वस्तुएं आसानी से उपलब्ध रहेगी, आसानी से जो वस्तुएं उपलब्ध रहती है उसका मूल्य कम होता नहीं, मनमानी मूल्य मिलेगा नहीं। भारत में आय और धन का वितरण असमान है, यानी आय और धन का वितरण बाबू असमान है। और जिस देश में असमानता ज़्यादा रहेगा तो समझ जाइए वो देश ज़्यादा ही गरीब रहेगा। ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया आ रहा है, एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भी नहीं है, तो वहाँ पर आय की विषमता है कि नहीं, वितरण की विषमता, धन की विषमता है कि नहीं, तो वह देश हमेशा गरीब ही रहेगा। जैसे हमारे देश में 1% व्यक्ति के पास, सभी व्यक्ति के पास इतना पूंजी है अभी भी भारत में, तो यहाँ पर हमारे देश में असमानता बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यही चीज़ असमानता होता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय है निम्न। भारत के पर कैपिटा इनकम क्या है बाबू? निम्न है। यानी भारत के पर कैपिटा इनकम बाबू निम्न है। निम्नलिखित में से सुनिएगा, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा लगा है? यानी भारत में के कितना व्यक्ति जो है श्रम शक्ति से जुड़े हैं? तो 58%। कितना? 58%। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार है तो 2 प्रकार बाबू। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था किसकी प्रधानता है? भारत की अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? कृषि की। किसकी प्रधानता है? कृषि की। ठीक, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी और बेकारी। यानी गरीबी और बेकारी कहने का मतलब बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी भारत में भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का पूर्ण अधिकार होता है? कौन सी अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं, किसी व्यक्ति का निजी का पूर्ण अधिकार होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू किस पर बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। अब इसका मतलब सर सुनिएगा विस्तार से। सामाजिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण समाज द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए समाज के द्वारा एक व्यक्ति नेता को चुन लिया गया है, सरकार निर्धारित करता है उस वस्तु का मूल्य। तो इसमें क्या होता है कि लोक कल्याण को देखा जाता है कि हम सरकार सोचेगा कि कितना इस वस्तु का मूल्य रखें कि जिससे जनता को भलाई होके, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन रोजगार का सृजन करना, उत्पादक रोजगार का सृजन करना, तीव्र आर्थिक विकास और निर्धनता निवारण। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। यानी आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है बाबू? मिश्रित। अर्ध विकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है तो प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी अर्ध जो विकसित देश है यानी विकासशील जो देश है उसकी कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होता है। जैसे भारत अर्ध विकसित देश है यानी विकासशील देश है। अब विकासशील देश को ही अर्ध विकसित देश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो जब कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बबुआ तो भारत के अधिकतम जनसंख्या किसमें संलग्न है? तो कृषि में। आइए, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। आइए, अर्ध विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता है किस क्षेत्र में बाबू? प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन, ठीक है, ये सब इत्यादि जो है किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन है? तो यातायात एवं संचार। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो यातायात एवं संचार।
ठीक, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना के अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सब जो है सामाजिक संरचना के अंग है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? विकसित देश। उसे निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा स्थान पर है। कौन? तीसरा स्थान पर है। और सब्जियों के अध्ययन यानी सब्जी उत्पादन के अध्ययन किस में किया जाता है? ओलेरीकल्चर में। ठीक है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। चलिए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना किया गया था 1983 में। यानी विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1983 में। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? बंद अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। किसमें? एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, या अर्ध विकसित कह सकते हैं, अर्ध विकसित भी कह सकते हैं और विकासशील भी कह सकते हैं। ठीक है। आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। तब व्यष्टि में कौन होते हैं? कोई खास एक, तो सुनिएगा, व्यक्तिगत इकाई बिल्कुल सही है, छोटे छोटे इकाई बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण बिल्कुल सही है। इनमें से सभी, इस सब व्यष्टि में या समष्टि में सभी आता है। कोई दिक्कत है? तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को जब भी आप देखें तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।